कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पहला लेक्चर आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा स्लो था, एग्जाम्पल्स कम थे, लेकिन बहुत फंडामेंटल्स था। आज एग्जाम्पल्स ज़्यादा करेंगे और थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों, क्योंकि हमें आज बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। चलिए समय ना खराब करते हुए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। आइए मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बेटे y, okay, that is the displacement of the particle, that is 0.03 sin 3x minus 2t, 3x minus 2t। ध्यान से सुने, y is equals to 0.03 sin 3x minus 2t। y और x है मेरे बच्चों मीटर में, और टाइम दिया है किसमें, सेकेंड्स में। at t is equals to 0, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड at t is equals to 0 what is the displacement at x is equals to 0 and x is equals to 0.1, है ना। तो आपसे कह रहा है यार t बराबर 0 पर जो 0 वाला पार्टिकल और 0.1 मीटर वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये प्यारे बच्चा आपको एक वेव की इक्वेशन है, तो इस वेव की इक्वेशन में टाइम t के ऊपर 0 पर कोई ये x1 है और ये क्या है, कोई x2, इन दोनों पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट आपको बताने होंगे। दूसरा कह रहा है at x is equals to 0.1 what is the displacement at t is equals to 0 and t is equals to 0.2 सेकंड, यानी कि x 1 है और टाइम कितना है 2। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही पार्टिकल के दो अलग अलग टाइम पर t1 पर और किसी टाइम t2 पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। फिर कह रहे हैं प्यारे बच्चों व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की वेलोसिटी बताइए ऑफ द पार्टिकल। ध्यान दीजिए बेटे, पार्टिकल और वेव अलग अलग बातें हैं, ऑफ द स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन, और आपको फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन भी बताना है। और फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वेव के प्रोपगेशन की वेलोसिटी वी भी क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये इक्वेशन अपने आप में एक संपूर्ण इक्वेशन होती है, दैट y इज इक्वल्स टू 0.03 sin 3x minus 2t। कुछ नहीं करना, खटाक से सबसे पहले क्या करो, ये किसी भी x यानी कि किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताती है। किसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहाँ है, वेव कहाँ है, वेव यहाँ है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहला काम इक्वेशन लिख दी। इसमें क्या करो, सबसे पहले बेटे t करो तो 0, t 0 रखा तो इक्वेशन किसके टर्म में आ गई, सर ये इक्वेशन आ गई x के टर्म में। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने स्नैपशॉट ले लिया है ना, यानी कि टाइम को फ्रीज कर दिया है। अब x, हर x के लिए y क्या होगा, अलग अलग होगा। तो प्यारे बच्चों पहले आपसे कहाँ पूछ रहा है, सर 0 पर पूछ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर कितना आ जाएगा, सर x इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा यहाँ पर तो y 0 आ जाएगा। फिर बेटा x की वैल्यू 0.1 यहाँ पे रख दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप यहाँ 0.1 रख रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटर में आसान होता है, बाकी रेडियन से भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे आप, है ना, 8.86 इंटू 10⁻³ मीटर जैसा आ जाएगा। अब दूसरा, अब समझ में आ गया होगा। अब अगली बार क्या करना है प्यारे बच्चों, अब अगली बार आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे और अलग अलग टाइम पर पूछ रहा है, तो इस वाली इक्वेशन में x को रखो, इतना रख दिया भाई, और ये 2t की टर्म में आ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब जब टाइम कितना है 0, तो पहले t को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। t को 0 पुट करके ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ से इसको डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करके आसान हो जाएगा। और फिर इसी x के लिए t को कितना पुट कर दो, 0.2, तो यहाँ पे t को कितना रख दोगे, 0.2, तो ये आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे पता है इतने सक्षम है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो किसी मैथ्स वाले को बिठा लेना, 5 मिनट का काम है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि xt पर क्या खेल चल रहा है। अब कह रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ से कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। यार सीधी सी बात है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो ना, dy by dt क्या होगा, व्हाट इज दिस dy by dt, सर इट इज vp। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, vp चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आई नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज del y by del t, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना जाएगा, 0.06 cos 3x minus 2t। क्यों, क्योंकि साइन का तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों। और ये 2 आगे जाके लग जाएगा, तो ये मेरे पास vp की वैल्यू आ गई। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है, ऊपर जा रहा होगा या नीचे।
अब आपसे कह रहा है इसमें मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी कह रहा है, इसके बाद कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो तो वीपी कितना आ गया -0.06, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6 × 10⁻² मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। और लास्ट पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव प्रोपगेशन किधर है सर इधर। तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं दैट v इज = ω/q। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ओमेगा ये रहा कि ये रहा, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस ये था कि अब हम इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसके अंदर जितने हमारे जो भी पैरामीटर्स या जो भी क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, जो टर्म्स यूज हो रही हैं, उनका हमें बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, हमें y का जो डिफरेंशिएशन करने पर पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया है। ओके, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ अलग सवाल। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग जो आर्टिकल करने वाले हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए फटाफट से समझते हैं, है ना। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं इसका, इससे क्योंकि रादर डेरिवेशन की वजह बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्रैश कोर्स से समय कम है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के अंदर, ये एक स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों, और स्ट्रिंग के अंदर ये जो बेसिकली ये जो एनर्जी जिस रेट से आगे बढ़ती है उसका जो रेट है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो फ्लो है, एक्चुअली उसका जो एक्सप्रेशन है भी दैट इज v1/√T/μ। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, टेंशन जो कि एक फोर्स होता है। ओके, और फोर्स के लिए अपने आता है mL/T-2, और प्यारे बच्चों म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इसको m/L, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होती है mL-1। याद करो ये क्वेश्चन कभी कभी कहाँ पूछा गया था सर, यूनिट डायमेंशन में भी पूछा जाता है, और वहाँ पे इस फार्मूले को ऐसे लिख देते हैं mW/T/m, है ना। और फिर आपसे पूछता है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे m की जगह m लिख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ m की डायमेंशन m नहीं बल्कि m की डायमेंशन mL-1 होगी। और सही तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ m की जगह क्या लिखना होगा, म्यू लिखना होगा। तो व्हाट इज म्यू, दैट म्यू इज नथिंग बट इट इज सिंपली मास पर यूनिट लेंथ। क्या है बेटे, मास पर यूनिट लेंथ। चलिए प्यारे बच्चों अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या, सबसे पहली चीज म्यू सेम है, म्यू सेम है और टेंशन अलग अलग है। तो क्या प्यारे बच्चों v1 प्रोपोर्शनल टू t होगा, जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी कम टेंशन होगी उतनी कम स्पीड होगी। तो क्या v1/v2 इज इक्वल टू √T1/T2, ये तब है जबकि म्यू क्या है, सेम। और म्यू क्या है प्यारे बच्चों, म्यू एक तरह से स्ट्रिंग है। आप ऐसे समझें प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है ना। सर ये स्ट्रिंग कहाँ है, ये तो स्ट्रिंग है, रस्सा है, ये तो ये रस्सी, ये रस्सा। तो देखो बेटे इसका μ1 है और इसका क्या है μ2, तो क्या दोनों के μ1 μ2 अलग अलग है। तो ये थोड़ी हैवी है और ये क्या है, थोड़ी सी लाइटर स्ट्रिंग है। तो मेरे कहने के मायने केवल इतने से है कि अलग अलग मासेस के बेसिस पर हम 2-3 तरह की स्ट्रिंग को क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, म्यू सेम रखा, तो इसका मतलब ये ही रस्सी है, एक ही रस्सी में पहले T1 फोर्स लगाई, फिर हमने इस पर एक T2 फोर्स जनरेट की। जो भी आप टेंशन, जो भी आप कहें, किस तरह से आप टेंशन लगा रहे हैं, टेंशन आ रही है व्हाटएवर, तो ये मेरे पास T की वैल्यू के साथ, तो v1/v2 = T1/T2। तो यहाँ से तब है जब म्यू क्या है, सेम। अब फिर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, T को कांस्टेंट रखा, T को सेम रखेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो v1/v2 इज √μ2/μ1। ओके, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो हैवी स्ट्रिंग होती है, जिनका म्यू ज्यादा होता है, क्या उसमें स्पीड क्या होती है, कम। यहाँ से पता लगा टेंशन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा प्यारे बच्चों, यहाँ से पता लगा कि म्यू ज्यादा तो टेंशन कम। क्लियर है। तो यानी कि अगर दोनों में, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर आपने सेम टेंशन रखी और अगर प्यारे बच्चों μ2 बड़ा है किससे, μ1 से, तो सर इसके अंदर जो स्पीड होगी वो इसके मुकाबले क्या हो जाएगी सर, कम आएगी। ये कुछ ऐसी है जैसे याद है डेंसर और रेयरर। डेंसर मतलब भारी, हैवियर, ओके, रेयरर मतलब लाइटर। तो डेंसर मीडियम वो होते हैं जिसमें स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
और मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जो वेव की जो वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली किसकी कैरेक्टरिस्टिक है सर? ये मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है। अब यहाँ मीडियम क्या है? हमारी तो रस्सी के अंदर वेव बन रही है, तो हमारा मीडियम तो क्या है? हमारा मीडियम स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग अगर मीडियम है तो मीडियम की दो प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों मैंने क्या बताई थी? एक इलास्टिसिटी और एक इनर्शिया। तो ये जो म्यू जो है ना, ये म्यू मास वाली जो टर्म है, इट इज कॉरेस्पॉन्ड टू इनर्शिया, और ये जो टेंशन है ना, इट इज कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअली इलास्टिसिटी। समझ में आया? तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कहता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, और मीडियम में भी कौन सी दो चीजें? इनर्शिया और इलास्टिसिटी। तो किसी मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक है? मीडियम की। और मीडियम में भी कितनी चीजों की? दो की। मास मतलब इनर्शिया और टेंशन मतलब इलास्टिसिटी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि टी भी अलग है, म्यू भी अलग है। तो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2 μ2/μ1। इधर चलते हैं प्यारे बच्चों, इस स्ट्रिंग को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। जूम करके इसको देखा तो मुझे ऐसे दिखाई दी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एस। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितनी है? आर, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर होगा। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो। रो बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम को लिख सकता हूँ लेंथ इनटू एरिया, है ना? ऐसे यहाँ पे एरिया को डिनोट कर रहा है, और लेंथ कितनी है? एल। तो क्या v को लिख सकता हूँ एल इंटू एस। और प्यारे बच्चों जो m/l है, क्या m/l क्या है? क्या है? क्या है? क्या ये म्यू है? यस सर। तो ये बेटे म्यू आ गया। तो क्या रो बराबर कितना आ गया? μ/s आ गया। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? रो इंटू एस आ गई। चुपचाप उठा करके कहाँ रख दो? इस वाले फॉर्मूले में। तो v का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास डेंसिटी, रेडियस और टेंशन तीनों की टर्म में आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? अब अक्सर सवाल जो है ना इस पे पूछा जाता है। तो यहाँ से वेलोसिटी टेंशन पर, रो पर और r1 यानी कि रेडियस पर भी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों ये था इसका फॉर्मूला। आइए फटाफट करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आइए प्यारे बच्चों करते हैं दो बहुत बढ़िया सवाल। एक स्ट्रिंग आपको ये दिखाई दे रही है, एक स्ट्रिंग आपको ये दिखाई दे रही है। ओके, इसे बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रिंग। और आपसे कह रहा है यार दोनों में टेंशन क्या है प्यारे बच्चों? सेम है, इसमें और इसमें। इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है, और इसका कितना है बेटे? 4 म्यू। तो आपसे पूछ रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर जो वेव की वेलोसिटीज हैं उनके रेशियो बताइए। तो मैं जानता हूँ यार v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, क्या बेटे t/μ लिख सकता हूँ? यस सर। क्या बेटे t की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट। तो क्या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटे? रूट ऑफ म्यू। तो क्या v1/v2 बराबर अंडर द रूट ऑफ μ2/μ1। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने कहा यार v1/v2 निकालना है बेटे अंडर द रूट ऑफ, यार बच्चों μ2 कितना है सर? इसे μ2 कहूँ, इसको μ1 कहूँ, तो क्या ये आ जाएगा सर 4μ/1 छम्मा 4/1। तो क्या v1/v2 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है इसमें 2:1 के रेशो में जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से साफ साफ बात समझ में आ रही है कि यहाँ और यहाँ जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस है, इस मीडियम में क्या हो जाएगा? इस मीडियम में वेलोसिटी घट जाएगी। तो जो हैवियर मीडियम होते हैं, जो डेंसर मीडियम होते हैं, समझ रहे हो, उसमें स्पीड क्या हो जाती है? उसमें स्पीड कम हो जाती है। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इसलिए v1/v2 is 2:1। अब प्यारे बच्चों अगला सवाल करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस r है, एक स्ट्रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है? 2r है। इसकी मेटल की डेंसिटी रो है, इसकी कितनी है? 2 रो है। और दोनों में टेंशन क्या रखी है प्यारे बच्चों? सेम। तो आपसे फिर क्या कह रहा है? इनके वेलोसिटीज के रेशियो बताइए। समझ गए कौन सा फॉर्मूला है? यस सर, दैट v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ t बाई रो इंटू एस। तो प्यारे बच्चों यहाँ से टेंशन क्या है? कांस्टेंट। और सर ने बताया था एस को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? एस को लिख सकते हैं पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो v1/v2 होगा प्यारे बच्चों, दैट v इज, अगर टेंशन कांस्टेंट है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो आर का स्क्वायर। ओके, सो दैट v1/v2 इज इक्वल्स टू रो2 r2 स्क्वायर अपॉन
रो 1 R1 का स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस ना देकर के डायमीटर दे देता है, तो डायमीटर दे देगा तो यही वाला फॉर्मूला डायमीटर के लिए क्या V1/V2 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे सॉरी यही फार्मूला डायमीटर के लिए तो क्या 1/रो इंटू यस डायमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बड़ा फैक्टर वाली बात नहीं है, और रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगी टर्म। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों V1/V2 इज इक्वल्स टू यस टू रो, हाँ बेटे इसका स्क्वायर से 2R का होल स्क्वायर, ओके हाँ बेटे डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया सर रो, यानी बच्चों R का स्क्वायर ये चमचम हो गए तो क्या अंडर द रूट ऑफ ये आ गया 2, ये आ गया बेटे 4R स्क्वायर, कितना आ गया 4R स्क्वायर, और क्या डिवाइडेड बाय R स्क्वायर क्या आ गया रूट 8:1। तो इसका मतलब सर दैट रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज अंडर 8:1। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटीज के रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ, तब जबकि मुझे डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है, और साथ में स्ट्रिंग के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके रेडियस भी मुझे दी गई होगी। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन म्यू वाला कर लिया, क्वेश्चन हमने रो वाला कर लिया, क्वेश्चन हमने जो है आर वाला कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर, टेंशन के ऊपर, क्योंकि अलग अलग केसेस में टेंशन क्या होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। और आइए जरा इसके ऊपर करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। तो प्यारे बच्चों एक स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, जिस स्ट्रिंग का जो लेंथ है कितना है प्यारे बच्चों L, और इस पर एक M मास का ब्लॉक क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। क्लियर है? ये रस्सी इस बार मासलेस नहीं है, क्या है, मासलेस नहीं है। इस स्ट्रिंग का भी प्यारे बच्चों मास है। ओके, तो मास कैसे निकालते हैं सर, म्यू इज इक्वल टू कितना है बेटे M/N। यहाँ जो M है ये बेसिकली मास ऑफ स्ट्रिंग होता है, तो जो मास ऑफ स्ट्रिंग होगा प्यारे बच्चों म्यू इनटू क्या होगा L होगा। क्लियर है? तो अगर इस रस्सी का प्यारे बच्चों मास है तो सोचो इस पॉइंट पर मास अलग होगा, इस पॉइंट पर मास जो है ब्लॉक और प्लस इस रस्सी का मास दोनों करके जुड़ जाएंगे। यानी कहने के मायने ये है कि इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगी और इस पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। और मैं जानता हूं कि जो V क्या है बेटे, सेम है थ्रू आउट। ओके, V सेम थ्रू आउट है, इसका मतलब कैसे वर्क है, इसे आप एक यूनिफॉर्म वर्क बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज अंडर द रूट ऑफ T/μ, सभी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है क्या ये होगी अंडर द रूट ऑफ TA/μ, और जो बी पॉइंट होगा इस पर वेलोसिटी होगी यस, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी उस पॉइंट पर टेंशन, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी उस पॉइंट पर टेंशन। तो यहाँ से VA और VB, TA, TB और म्यू की टर्म्स में मेरे पास आ जाएंगे। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर ऐसा है कि हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग है, तो प्यारे बच्चों हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बट देयर इज अ स्पेशल केस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से सारी बातें समझाऊंगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों इस ब्लॉक का मास, किसका मास, इस ब्लॉक का मास बहुत ज्यादा है, किससे, म्यू इनटू एल से। व्हाट इज म्यू इनटू एल, म्यू इनटू एल इज मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर टेंशन और इस पॉइंट पर टेंशन ऑलमोस्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेम मान करके V की वैल्यू को यहाँ पर जैसे आप TB लिखा था ना, यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, हम डायरेक्ट लिखे T/μ से कैलकुलेट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यार ये एक ब्लॉक है बेटे जिसका मास कितने kg है, सर 10 kg, दैट म्यू इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 2 kg/m²। ओके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज से 1 मीटर। अब मैंने यार एक काम करते हैं, ये पॉइंट क्या है बेटे A, और ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चों B। तो जो A पॉइंट पर टेंशन होगी, कौन से पॉइंट पर, A पॉइंट पर, क्या वो कुछ यहाँ होगी, और B पॉइंट पर टेंशन यहाँ होगी। इंडिविजुअल FBD बनाता हूँ, तो इंडिविजुअल FBD में क्या बेटे TA होगा और सर इस पॉइंट पर बेटे T होगा। तो जो TA होगा वो तो सिंपल क्या होगा सर, सिंपल 100 10G, ठीक है। जबकि TB में क्या होगा सर, TB में ये 100 तो होगा ही, साथ में रस्सी का वजन कितना है सर, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट सर, म्यू इनटू 10 to the power minus 2 kg, दैट इज 0.01 kg। तो यानी कि सर जब B पॉइंट पर टेंशन लिखोगे तो इसका खुद का जो वजन है वो कितना जाएगा, 0.01 इंटू 10 से
क्या 0.1 न्यूटन पावर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब सर ए पॉइंट पर टेंशन कितनी आ गई है सर 100, और बेटे बी पॉइंट पर टेंशन कितनी आ गई सर बी पॉइंट पर टेंशन आ गई 100 प्लस 0.1 से क्या 100.1 न्यूटन। तो क्या मैं देख रहा हूँ क्या कि टेंशन एट ए इज ऑलमोस्ट टेंशन एट बी। क्लियर है? तो ये assumption ध्यान रखें प्यारे बच्चों, अगर कभी भी mass of the string is much less than the mass of the block, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में टेंशन को आप रस्सी के अंदर लगभग क्या ट्रीट कर सकते हैं, कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं VA लिखूँ तो क्या VA इज व्हाट सर TA बाई, और TA कितना है प्यारे बच्चों सर TA मेरे पास है TA सर 100 बाय, और म्यू कितना है 10 टू द पावर -2, तो ऊपर चला गया सॉल्व करके कितना आ गया, सॉल्व करके 100 न्यूटन आ गया, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। और प्यारे बच्चों VB निकालना हो तो सर VB कहाँ है, VB ये रहा VB, तो VB के लिए TB क्या TB बाय म्यू, और दैट TB इज व्हाट, दैट TB 100.1 बाई 10 टू द पावर -2, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली VA ही आएगा। क्लियर है? तो वैसे तो हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होती है, लेकिन अगर बेटे इसका मास, किसका मास, रस्सी का मास ब्लॉक के मास के मुकाबले बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो हम पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को क्या मान लेते हैं, सेम मान करके सीधे वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। आइए पहले बच्चों शुरू करते हैं ध्यानदार जानदार जबरदस्त सवाल। अगर ये एलिवेटर ए कितने एक्सेलरेशन से सर a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा हो, तो बताइए प्यारे बच्चों वेलोसिटी ऑफ द वेव बतानी है। 10 kg म्यू दे रखा है, समझ में आ रहा है साफ साफ क्या भाई, क्या म्यू एल इज मच लेस देन एम। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर टेंशन को क्या मान सकता हूँ सर, टेंशन को मान सकता हूँ सेम। अच्छा होगी कितनी टेंशन सर, टेंशन की ऊपर की तरफ। अच्छा कमाल की बात है बेटे, जब आप वेलोसिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वेलोसिटी, तो आप हमेशा इस फ्रेम में लिखते हैं, है ना, यानी कि क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हैं, ध्यान रहे। तो आपको एक्सेलरेशन भी ये लिखना होगा, ए से ऊपर जा रहा है, सब बच्चे जानते हैं। इस केस में टेंशन कितनी होगी सर, टेंशन हो जाएगी mg प्लस ए, यानी तो पता ही है ना अपने को, जी फैक्टिव लगा लो mg प्लस ए, ओके, क्योंकि ए से ऊपर जाता है तो g प्लस ए हो जाता है। तो टेंशन कितनी आ गई सर mg प्लस ए, तो बेटे वेलोसिटी कितनी आ गई सर mg प्लस ए, हाँ बेटे डिवाइडेड बाई क्या म्यू लिख सकता हूँ। ध्यान रहे ये मास ऑफ द ब्लॉक है, ठीक, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यस हाँ बेटे कितना आ गया सर, ये आ गया 10, हाँ जी क्या 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई म्यू, कितना प्यारा बच्चों 10 टू द पावर -2, ओके। तो यहाँ से सर v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 120। सही कर रहा हूँ क्या, सही कर, यही तो तुम करोगे और क्या चेक करोगे, 10 टू द पावर 2 मजाक कर रहा हूँ भाई, हाँ बेटे। तो ये मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके इतने मीटर पर सेकंड। अब करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। नॉन स्टॉप ट्रैक है, बहुत तेजी से चलेंगे, ध्यान रखना बहुत सारा सवाल करेंगे आज हम लोग, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म मैसिव रोप है, कैसे बेटे, यूनिफॉर्म मैसिव रोप। तो यूनिफॉर्म मैसिव रोप जिसका मास कितना है और लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों एल, ये एक पल्स ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपसे पूछ रहे पी पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। एक्चुअल में अगर ये मैसिव रोप है, कैसे रोप है, मैसिव रोप यानी कि रस्सा है, तो इसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, अलग अलग, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर मैं इस रस्सी को प्यारे बच्चों ध्यान से देखूं और इसके इस पॉइंट पर टेंशन लिखूं, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों x, तो इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ हल्का सा, एनएलएम में पढ़ाया था मैंने, नहीं तो एनएलएम में पहुंच जाए और यहाँ पे हल्का सा उसको ब्रेक कर दे सिंपल से धागे से, तो क्या यहाँ पे टेंशन इस पॉइंट पर टीपी कहूँ, हाँ बेटे, चूंकि ये लेंथ कितनी है x, तो इसका मास कितना होगा सर, l का यूनिट का m बाई एल, x का m बाई एल इंटू x, तो सर इसका जो वजन होगा वो m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी होगा। तो मेरे पास इस पॉइंट पी पर क्या आ गई प्यारे बच्चों, टेंशन आ गई है। तो यहाँ से क्या वेलोसिटी एट पॉइंट पी, सर टेंशन एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाई म्यू, हाँ बेटे, तो दैट वी पी इज इक्वल्स टू, टेंशन को क्या लिख सकता हूँ सर, टेंशन को लिख सकता हूँ m बाई एल एक्स जी डिवाइडेड बाई, और म्यू तो m बाई एल ही है, ध्यान रखना है ना, दैट म्यू इज व्हाट m बाई एल, तो बेटे डिवाइडेड बाई m बाई एल, छम्मा छम्मा, तो क्या
Vp is equals to under root gx. Vp is equals to अंडर रूट gx. क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है छोटी सी, क्या कि इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि x के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। यानी कि जब आप x को क्या पुट करते हैं प्यारे बच्चों, 0 इस वाले एंड पर होते हैं, तो इस वाले एंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, vp हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। जब आप कहाँ होते हैं, इस वाले एंड पर होते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वाले एंड पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, x की वैल्यू हो जाती है l। तो x की वैल्यू l रखने पर, हाँ प्यारे बच्चों, x की वैल्यू l रखने पर, x की वैल्यू क्या रखने पर, जब आप होते हैं प्यारे बच्चों इस वाले एंड पर, तो इस वाले एंड पर x की वैल्यू को क्या रखने पर, l रखने पर, जो vp आ जाएगा, क्या दैट vp इज अंडर रूट gl। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब सर 0 से लेकर के ऊपर बढ़ने पर ये जो पल्स है, क्या ये पल्स अपनी स्पीड को बढ़ाएगी? यस सर। इसका मतलब इस पल्स के पास कोई एक्सेलरेशन है। क्या है प्यारे बच्चों, इस पल्स के पास कोई एक्सेलरेशन है। क्लियर है मेरी बात? जहां पर मास नहीं है वहां वेलोसिटी नहीं है, लेकिन क्या जैसे जैसे पल्स आगे बढ़ेगी तो ये अपनी स्पीड को बढ़ाती जाएगी, इसलिए इस वाले पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी, जबकि इस वाले पॉइंट पर स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों, मिनिमम होगी। क्या क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कमाल की बात यह है प्यारे बच्चों, ये जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है, ये किसी एक्स पर जो है अपन बात करें तो यार एक्स पर इसकी वैल्यू फिक्स है ना, यानी कि इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी, जो बोल रहा हूं पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। यानी कि पल्स क्या है, एक्सेलरेटेड है। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बेटे, पेपर में आया हुआ सवाल है ना, क्या है जरा ध्यान से देखें। तो जब ये पार्टिकल एक्चुअल में, जब ये वेव एक्चुअल में ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, 0। यहाँ इसकी स्पीड कितनी है बेटे, अंडर रूट gl, जो कि मैक्सिमम है। इसका मतलब हर एक्स पर स्पीड क्या है, अलग अलग, लेकिन एक एक्स पर तो फिक्स है ना सर। इसका मतलब समझा नहीं, मतलब मेरे कहने का ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपने इधर से एक पल्स को सेंड किया और अगर आपने, हाँ जी, इधर से एक पल्स को सेंड किया, तो ये जो पॉइंट P होगा, क्या प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर इधर से आने वाली और इधर से जाने वाली दोनों पल्स की क्या स्पीड सेम होगी? यस सर, है ना। ए वेव की और बी वेव की स्पीड को क्या होना होगा, सेम, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर, जो कि सीधे सीधे किसकी टर्म में, टेंशन। तो भाई आप भेज रहे हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप कितनी तेजी से भाग रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मीडियम अपने हिसाब से वेलोसिटी देता है, मीडियम अपने हिसाब से पल्स को फेंक मीडियम अपने हिसाब से पल्स को प्यारे बच्चों भेजता है। आप किसी चीज को सोचो बहुत तेजी से फेंक रहे हो, लेकिन अगर वो पानी के अंदर जाएगी तो फिर वो चीज क्या होगी, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि जो मीडियम होता है ना, वो मीडियम क्या करता है, उस स्पीड को मैनेज करता है, उसको अपने हिसाब से ही फ्लो कराता है। यानी कि जो रफ्तार है या जो दौड़ना है या जो चलना है, वो आपकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है, वो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में वो मीडियम कैसा है। ओके, इसलिए वेलोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम प्यारे बच्चों। अब सवाल ये पूछा था कि क्या पॉइंट ए पर वेलोसिटी सेम हो, क्या पॉइंट इस पॉइंट पी पर, क्या पॉइंट पी पर ए और बी की वेलोसिटी सेम होंगी? सर गलत जवाब है। गलत कैसे, वेलोसिटी तो सेम है। वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है भाई, क्योंकि एक पल्स ऊपर से आ रही है और एक नीचे से जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये सवाल था, सोचो ऑप्शन में उसने कहा कि क्या वेलोसिटी वुड बी सेम एट अ पॉइंट पी, हमने कहा यस। अरे भाई वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम होंगी, क्योंकि जब दोनों पल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो जब ये इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों होंगी तो इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन में भाई सुधर जाओ, वेलोसिटी और स्पीड का बेटे ध्यान रखो। तो स्पीड तो क्या होगी सर, सेम, ए का मॉड किसके बराबर, सर bb के मॉड के बराबर, लेकिन सर va वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू b वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब हर x पर वेलोसिटी क्या हो चुकी है, फिक्स। तो उस पॉइंट पर टेंशन निकालो, टेंशन को क्या करो, म्यू से डिवाइड कर दो, तो आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या क्लियर है?
अब मुझसे पूछ लिया इस पल्स का एक्सेलरेशन बताओ कि इस पल्स का क्या होगा, ये जो पल्स आप यहाँ से भेज रहे हो इस पल्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड कितनी थी 0, क्या इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या पल्स एक्सेलरेट कर रही है। अगर पल्स एक्सेलरेट कर रही है तो आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि यहां से यहां तक जाने में पल्स को कितना टाइम लगा, है ना, यानी कि जब ये पल्स यहाँ से यहाँ मूव रहे थे यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के चीरफाड़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, है ना, और इसके 2-3 पार्ट और बनाते हैं। तो आइए मैं फटाफट से वो 2-3 क्वेश्चन किसके पार्ट लिखता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। अगर बेटे अच्छे से थ्योरी पढ़ी हो ना, सवाल कभी नहीं रुकता, विश्वास करना, लेकिन अगर होश पोश तरीके से थ्योरी पढ़ी हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। और एक ईमानदार आदमी चाहिए तुम्हें मेरे जैसा, और एक ईमानदार आदमी चाहिए तुम्हें अपने जैसा। अगर हम और तुम ईमानदार हुए ना, विश्वास करना इसी से सिलेक्शन होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेना, अगर आपका सिलेक्शन रुक जाए तो मेरा नाम पढ़ देना, भाई मत बदलना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे 10-12 साल से पढ़ाते हुए हो गए, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, तो मुझे पता है कि पेपर में एक्चुअल में क्या पूछा जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो अर्जी फर्जी बातें करके, इंप्रेशन जमा के, ऐसे भारी भारी, अरे सवाल भारी कैसे बनता है, आपने कैलकुलेशन बढ़ा दी, स्टेप्स बढ़ा दिए, क्वेश्चन भारी हो गया। लेकिन अगर हम फंडामेंटली गलत कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आपका मन करेगा, आपको लग रहा है आपको अपनी प्रैक्टिस और करनी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अलावा 1-2 बुक्स आप कर सकते हैं। मुझे इनबॉक्स करें मैसेज में पर्सनली, तो मैं आपको 1-2 बुक्स क्या करूंगा, सजेस्ट करूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको और प्रैक्टिस कैसे करनी है और आपके अपने जो सवालों का लेवल है उसको प्यारे बच्चों कैसे अपने को अपलिफ्ट करना है, ठीक है ना। और भाई बेटे सिलेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों आते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आती हैं, तो इसलिए भाई ध्यान रखो। अगर फिजिक्स बहुत अच्छा तो ज्यादा मत पढ़ना, समझ में आया कि नहीं आया। केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छे से पढ़ो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने कहा यार ये जो रस्सी है, सवाल बता रहा हूं बेटे बराबर से, मास m, लेंथ l, यहां से क्या प्यारे बच्चों, ए पल्स हैज बीन सेंट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, हाँ जी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स एट x। मतलब बस एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स निकालो। और दूसरा क्या कह रहे हैं बच्चों, टाइम टू रीच द पल्स एट एंड बी, है ना, बी पॉइंट तक पल्स के पहुंचने का टाइम भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में हमने क्या ये x माना था, यस सर। क्या इस पॉइंट पर टेंशन लिख दी थी, यस सर। क्या टीपी की वैल्यू क्या बेटे m/l इंटू एक्स आ गई थी, यस सर। तो क्या वीपी आ गया था, नो। क्या m/l इंटू एक्स, हाँ बेटे, इंटू जी, क्या डिवाइडेड बाई m/l। यहाँ से वीपी की वैल्यू कितनी आ गई थी, √gx। तो यहाँ से जो वीपी था that Vp is equals to √gx आ गया है प्यारे बच्चों। अब एक काम करो, हाँ जी, क्या इसको लिख सकता हूँ, सर v² is equals to gx। क्या बेटे इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या 2v dx is equals to g, ये होता है एक्सेलरेशन। तो वाओ, g/2 कांस्टेंट, g/2 कांस्टेंट। इसका मतलब प्यारे बच्चों जिस पल्स का एक्सेलरेशन है वो कितना है, सर इसका एक्सेलरेशन है g/2 एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। फिर आपसे कह रहा है टाइम टू रीच द पल्स एट एंड बी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। जब भी कभी कुछ ऐसा लिखा हो ना तो मेहनत कम करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब ऐसे लिखा होता है तो आप एक काम करो, जब इसको ऐसे लिखोगे तो उसको कंपेयर कर सकते हो थर्ड इक्वेशन से। जब कंपेयर कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a बराबर g आ जाएगा, तो क्या a बराबर g/2 आ जाएगा, यानी कि बिना इंटीग्रेशन के भी काम चला सकते हो, ठीक है। बाकी तरीका यही है, काम चल ही रहा होगा। अब यार बच्चों मुझे निकालना है पल्स के यहाँ तक पहुँचने का टाइम। तो पहले एक काम करते हैं, x तक पहुँचने का टाइम निकाल लेते हैं, फिर उसमें x को क्या रख देंगे, x बराबर l रख देंगे। तो x बराबर l रखने पर मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी प्यारे बच्चों। टाइम तो मैं जानता हूँ दैट Vp इज इक्वल्स टू व्हाट, सर √gx, ओके। और इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों dx/dt,
दैट इज प्यारे बच्चों कितने, तो कहती है ये एक जाति के लोग एक साथ रूट जी इंटू जी टी लिख सकता हूँ। ओके, हाँ बेटे यहाँ से एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट जी या डी टी जीरो से टी, और प्यारे बच्चों जीरो से लेकर के एक्स तक का टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा क्या, सब एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, जीरो से एक्स इज इक्वल्स टू क्या रूट जी इंटू टी। क्लियर है। जब तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा रूट एक्स, ओके, और ये आ जाएगा टू रूट एक्स इज इक्वल्स टू कितने, बेटे टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 सही। ओके, टू रूट एक्स बाई जी। बस अब तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया भाई, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का क्या टाइम आ गया है। ओके, हम मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ तक के टाइम के लिए एक्स को कितना रख दीजिए एल, तो क्या टी बराबर 2/√(L/g)। हाँ जी, कुछ नहीं करना, याद कर लो, सारा टिक लगाना है, रटा रटा सवाल है। 2π√L/g में से पाई हटा दो। अरे सिंपल कर दो ना, 2π√L/g में से क्या हटा दो, पाई 2√L/g। बेटे याद करने से बहुत बड़े बड़े काम हुए, समझ में आया नहीं है। मैं तो खुद सॉल्व करूंगा, मैं तो खुद सॉल्व करूंगा, कर ले सॉल्व भैया, याद रखा करो कुछ रिजल्ट, समझ में आने। डब्बे जो बनाए जाते हैं ना, इन डब्बों की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और प्यारे बच्चों इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है बिना इंटीग्रेशन के, सर आपने बताया था क्या, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों, g/2 है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, है ना, व्हाट दैट L इज इक्वल्स टू हाफ इनटू दैट ut प्लस हाफ थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी सर, यहाँ वेलोसिटी थी 0, तो दैट L इज इक्वल्स टू L ट्रेवल करने में हाफ इनटू g/2 इंटू टी का स्क्वायर, तो कहेंगे 2L/g का अंडर रूट, है ना, 4L/g का अंडर रूट, यानी कि टाइम कम्स आउट टू बी 2L/g। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। अच्छा, अगर ये किसी बॉक्स के अंदर हुआ और इस बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो कुछ नहीं करना, जहाँ g आ रहा होगा वहाँ g की जगह g+a कर देंगे, a से नीचे आ रहा होगा तो g-a कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन में ध्यान रखना, भावुक मत हो जाना। पता लगा एलिवेटर जा रहा है 2g से, कितना 2g से, अगर एलिवेटर जाएगा 2g से तो भैया रख देना यहाँ 3g। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक और अच्छा सवाल करते हैं, आइए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने वही किया, इस पर चेंज कर दिया, ए को कितना रख दिया 3g रख दिया, यहाँ से एक पल्स क्या किया जनरेट किया है x बराबर 0 से, इसका मास और लेंथ कितने हैं प्यारे बच्चों, l, एक यूनिफॉर्म मैसिव रोप है। यूनिफॉर्म मैसिव रोप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेंसिटी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और यूजुअली कांस्टेंट ही रहती है। अगर वेरिएबल होगी तो फिर सिचुएशन प्यारे बच्चों कुछ डिफरेंट होगी। ओके, अभी हम उधर जाने वाले नहीं है क्योंकि अपने पास समय थोड़ा सा कम है। तो खैर फिलहाल यहाँ से चल सकते हैं। किसी को इस तरह के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको मैसेज में क्वेश्चंस भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर इसलिए भी दिया गया है आप लोगों को। तो यहाँ से ए और ये पॉइंट क्या प्यारे बच्चों भी, है ना, तो लेकिन ध्यान वाला सवाल तब भेजो जब कमेंट लिखोगे अच्छे वाला। ए से कहाँ पहुंचे प्यारे बच्चों, बी पर पहुंचे। ए बराबर कितना है प्यारे बच्चों 3g, तो यूनिफॉर्म मैसिव रोप। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम टू रीच द पल्स फ्रॉम ए टू बी, तो कुछ नहीं करना, रिजल्ट याद आ गया क्या, यस सर। सर 2√L/g फ्रैक्शन, तो यहाँ से जो टाइम आएगा क्या वो 200L अपॉन यस हैबिट g+a, यानी कि इट कम्स आउट है ना, क्योंकि ऊपर जाता है तो उसका g फैक्टर कितना आ जाता है g+a हो जाता है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक अच्छा सा सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। हाँ बेटे, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, okay? Stone is dropped at t is equals to 0, and similarly at t is equals to 0 a pulse is sent। यहाँ से प्यारे बच्चों a pulse is sent from x is equals to 0 at t is equals to 0, यानी कि simultaneously mass of the length is m, mass of the string is m and the length be l। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, सवाल वही काइनेमेटिक्स वाला। हाँ, कब और कहाँ मिलोगे, जहाँ तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को नहीं भाई, प्लीज ऐसी बातें भी मत करो। सिलेक्शन का टाइम है, कॉलेज में जाके खूब यही काम करना
हाँ जी, कौन से काम करना है? कोई काम नहीं करना, पढ़ना है। चलो ध्यान दो। तो पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? पी। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम एंड पोजीशन वेयर these two कौन कौन? सर एक तो पल्स है और दूसरा प्यारे बच्चों स्टोन will meet। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं। हाँ जी, इसे क्या कहूँ बेटे? x कहूँ। इसको क्या कहूँ? l माइनस एक्स कहूँ। तो प्यारे बच्चों ये जो स्टोन है, क्या ये तो जी से नीचे गिरेगा? यस सर। और बेटे पल्स अभी प्रूफ किया है। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं लग रहा? क्योंकि इसके पहले के 3 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। लेकिन सोचो वो क्वेश्चन ना हो तो सीधे ये क्वेश्चन होता, ठंडे पसीने छूट जाते इसी कमरे में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई ध्यान देने वाली बात यही तो है कि जरा सोचो, अगर ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता तो बेटे दिक्कत हो जाती। अब देखो रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जीरा और ये कितना? सर ये पल्स कितने से जा रही है? सर ये पल्स जा रही है g/2 से। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस मजा आ गया। तो सबसे पहले लिखता हूँ किसके लिए? सबसे पहले लिखता हूँ स्टोन के लिए। तो प्यारे बच्चों स्टोन के लिए क्या लिखूं? सर स्टोन के लिए, अच्छा दोनों साइमल्टेनियसली है ना। तो क्या l माइनस एक्स, हाँ देखिए इज इक्वल्स टू, क्या ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकता हूँ। यस सर। और दुनिया में जो भी कुछ है मैं समय हूँ, यानी टाइम कांस्टेंट है। और जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लगा, इसको भी यहाँ से यहाँ लगा, तो क्या इसके लिए x इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें जी पी सब इंक्लूड हो गया, माइनस जी मत कर देना गुरु जी। हाँ g/2 ये बस। तो क्या बेटे हाफ इंटू g/2 इंटू बच्चों टी का स्क्वायर। क्लियर है? क्या दोनों को ऐड कर दूंगा? जैसे दोनों को ऐड करूंगा तो बेटे l इज इक्वल्स टू 3/4 g2 का स्क्वायर। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ से जो मेरे पास टाइम होगा, दैट टाइम इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 4l/3g का अंडर रूट। 4l/3g का अंडर रूट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों कब, यानी कि कहाँ, सॉरी, तो x भी निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन को यूज करके। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा। तो क्या दिस x इज इक्वल्स टू, दिस x इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे हाफ इंटू क्या g/2 इंटू टी का स्क्वायर। g/2 टी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4l/3g। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये यहाँ से छम हो गए। सो दैट x इज इक्वल्स टू g भी कैंसिल हो गए, दैट x इज इक्वल्स टू l/3। तो यानी कि सर ये जो पल्स है यहाँ से l/3 पर, और ये जो स्टोन है यहाँ से 2l/3 पर जा करके इस वाले पॉइंट पर क्या कर जाएंगे प्यारे बच्चों? मीट कर जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। टेंशन लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ, रो लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ। किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। यहाँ मीडियम रस्सी है, रस्सी मतलब टेंशन, और म्यू है, टेंशन मतलब इलास्टिसिटी है यानी कि फोर्स है, और इनर्शिया मतलब म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। आइए इसके ऊपर करते हैं एक दो सवाल और फिर हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अब अपने नए टॉपिक की तरफ, एनर्जी इन वेव। ओके, हाँ तो प्यारे बच्चों आओ फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। और जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, ये साउंड वेव ऑप्टिक्स हर जगह यही काम आती चली जाएंगी, इसलिए प्लीज चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना और कनेक्शन रखना है। तो मैंने आपसे कहा यार एक स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों जिसपे मास कैपिटल M हैंग कर रहा है, कितना? कैपिटल M, और ये रस्सी का मास कितना है? स्मॉल m, एक पॉइंट A एक पॉइंट B। अब एक्चुअली मैं वेवलेंथ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत देर से यार वेवलेंथ पे चर्चा ही नहीं है, कोई बेचारे वेवलेंथ को पूछ ही नहीं रहा। ओके, तो जब वेवलेंथ पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों तो देखें क्वेश्चन क्या है। ए ट्रांसवर्स पल्स इज जनरेटेड एट द लोअर एंड। आपने लोअर एंड पर एक ट्रांसवर्स पल्स क्या कर दिया? जनरेट कर दिया, जिसका वेवलेंथ लैम्डा a इज इक्वल्स टू लैम्डा इज गिवन। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड लैम्डा बी, कि जब ये पल्स यहाँ पहुंचेगी कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर जब ये पल्स पहुंचेगी तो उसका लैम्डा क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? क्या निकालना है? लैम्डा कौन से पॉइंट पर? बी पर।
सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा। हाँ, f बराबर v बाई लैम्डा। प्यारे बच्चों बेसिक सा फॉर्मूला, f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। थोड़े स्पेस में काम करने की आदत डालिए, जितना थोड़े स्पेस में काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा फैलाते हैं पेपर में जगह ज्यादा मिलती नहीं, तो खुद की कैलकुलेशन में खुद ही उलझ जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम स्पेस में काम करने की प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा जब स्पेस ही नहीं होगा तो अपने आप आदत पड़ जाएगी भाई, अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे भाई। तो मैंने कहा f बराबर प्यारे बच्चों v बाई लैम्डा। तो एक काम करते हैं, fa लिखता हूं, तो fa के लिए v है भाई लैम्डा है भाई। हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग मैसिव ग्रुप है। तो इस पॉइंट पर मैंने माना कि वेलोसिटी कितनी है, va। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है प्यारे बच्चों, vb। तो fa को लिख सकता हूँ va बाई लैम्डा है। अब एक बात बताओ, v क्या होता है, t बाई म्यू। t बाई म्यू, तो क्या t की जगह ta बाई म्यू। vb यहाँ से fb को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई लैम्डा b tb बाई म्यू। म्यू तो पूरे का क्या है, म्यू प्याऊ म्यू, तो ये म्यू आ गया, तो ये fa हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों। अब एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है मेरे बच्चों, फ्रीक्वेंसी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखें। किसी वेव की फ्रीक्वेंसी का किसी मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसकी, सोर्स की। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ एयर है और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, वाटर, और एक वेव यहां से यहां चली गई, तो बेटे इसकी स्पीड बदल जाएगी। यस सर, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों। इसका लैम्डा भी बदलता है, लेकिन क्या चीज नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया, ये क्या करना होगा सर, इसका मतलब आप दोनों को फ्रीक्वेंसी बराबर कर देना होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या दोनों की कोई एरर नहीं है भैया, सही है, सही बढ़ा रहा हूं। तो क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दो, एफ को एफ बी के बराबर कर दो। टी ए पता है कितना सर, कैपिटल एम जी। टी बी कितना है सर, एम प्लस एम इंटू जी। टी ए पता है, टी बी पता है, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, दोनों को डिवाइड मार दिया, बराबर कर दिया। बराबर करके मेरे पास प्यारे बच्चों ये रिलेशन आ गई, 1 बाई लैम्डा बराबर इतने। तो यहाँ से लैम्डा भी सीधे सीधे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ से बस हमने एक नई चीज सीखी कि जब भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दो लैम्डा निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी आती है। फ्रीक्वेंसी को बराबर करना ही होगा अक्सर, क्योंकि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, अब करते हैं इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल, आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रोप ऑफ लेंथ एल। एक सर्कुलर लूप है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, जिसकी टोटल लेंथ है एल। सर्कुलर लूप, कैसा लूप, सर्कुलर लूप। रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ओमेगा से क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस। ओके, और ये किसी टेबल पर रखा है। इट इज प्लेस्ड on a horizontal smooth platform. तो find the velocity of the pulse produced due to the straight radial displacement. आपने क्या किया, हल्का सा इसको चूंटी मारी। कैसे चूंटी मारी, तो जैसे आपने इसको चूंटी मारी रेडियल डायरेक्शन में, इधर या इधर, तो एक हल्की सी क्या बन गई, एक पल्स बन गई। और ये ऐसे करके क्या कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, इस पल्स का कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इस पल्स की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं। इस क्वेश्चन का मैं जो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, वो बहुत जगह काम आता है। वही हर जगह सर्कुलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हर जगह साबुन का बुलबुला बन रहा हो, टेंशन निकालनी हो, दुनिया भर का काम। कहीं 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 इलास्टिसिटी वगैरह में भी वही काम आता है। तो आज उसको दोबारा से हम अच्छे से समझेंगे एक बार और। तो क्वेश्चन क्लियर है, ये एल लेंथ का एक लूप है जो ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। आपने रेडियल डायरेक्शन में चूंटी मारी इसको, और चूंटी मार के जो पल्स बनी, उस पल्स की वेलोसिटी आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करनी है। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है सर, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या, √T/μ, यानी कि अगर क्या मिल जाओ, अगर टेंशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो आओ प्यारे बच्चों देखते हैं इस सिचुएशन में, इस ओमेगा से घूमते हुए रिंग के अंदर टेंशन कैसे निकलेगी। आप कहते हो हुप वाला, हुप बनाते हैं ऐसे, तो ओमेगा से घुमाते हैं जब, तो ओमेगा से घुमाएंगे तो क्या हुप के अंदर क्या जनरेट हो जाती है, टेंशन जनरेट हो जाती है ना। तो बस अगर टेंशन मिल गई मुझे इस रस्सी के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा, मैं प्यारे बच्चों v बराबर √T/μ की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो आइए फटाफट से देखते हैं टेंशन कैसे कैलकुलेट की जाए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता ही है, ओमेगा से घूम रहा है। तो आइए मेरे बच्चों देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, इस डायग्राम को जो यहाँ पे बना हुआ है, इस डायग्राम को यहाँ पे कुछ ऐसे बना है, और इसके प्यारे बच्चों ऊपर वाला एक छोटा सा एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट को कंसीडर किया। प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले डायग्राम को एक्चुअल में यहाँ बना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे इस तरह से ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया।
देखो हमेशा ध्यान रखो, जो रस्सी होती है ना, क्या होती है, रस्सी, रस्सी के अंदर प्यारे बच्चे जो आप जानते हैं, जो हमेशा रस्सी होती है ना, नाड़ा नहीं है, रस्सी है यहाँ, समझ रहे हो, जो रस्सी होता है उसमें टेंशन हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग होते हैं। आप सोचो अगर स्ट्रिंग इस तरह से सर्कुलर पाथ पर हो तो टेंशन इसकी लेंथ के ही अलोंग रहेगी। क्लियर है? तो मैंने कहा छोटा सा डीएम, ये एक एलिमेंट लिया तो इस पर जो टेंशन की डायरेक्शन होगी कुछ टेंजेंशियल होगी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों टेंशन आ गई। अब कुछ नहीं करना, इसका जूम कर लो, जूम बराबर जूम। ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, डी थीटा, रेडियस कितनी है, आर, तो ये हो गई आर डी थीटा। कितना हो गया, आर डी थीटा। और आपको पता है मास पर यूनिट लेंथ म्यू को क्या लिख सकता हूँ, m/2πr। कमजोर दिल वाले लोग भी इस सवाल को जरूर देखें। हाँ जी, तो म्यू कितना हो गया, m/2πr। तो m/2πr से प्यारे बच्चों मेरे पास इसका मास आ गया छोटे से एलिमेंट का कितना, सो दैट dm इज इक्वल टू म्यू इनटू dl। dl क्या है, इसकी लेंथ, तो दैट इज म्यू आर डी थीटा। अब सोचो यहाँ जो टेंशन है, इसको मैंने बेटी जो टोटल डी थीटा है इसके कितने टुकड़े कर दिए, 2। ये वाला डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2। ज्योमेट्री से ये भी डी थीटा बाई 2 आएगा, ये डी थीटा बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि यहाँ से ये जो टेंशन है, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये वाले कॉस वाले भाई है, निपट गए, टी कॉस डी थीटा बाई 2 सेक्शन हो गई। और बेटे जो अंदर की तरफ है वो कौन सा है, सर अंदर की तरफ है 2t साइन डी थीटा बाई 2। पहले पैसा पहले झूला, याद है सर, पहले पैसे बाद में झूला। तो जरा बताओ क्या पैसे हैं, यानी कि ये वो फोर्स है जो इसको सर्कल की तरफ घुमाएगा, कि द सेंट्रिपेटल फोर्स, यानी कि दिस 2t sin d theta by 2 is equals to what, सर इट इज v and v square by r। बस बेटे सवाल खत्म, यानी कि सर that 2t sin d theta by 2 is equals to dm, प्यारे बच्चों v स्क्वायर बाई आर। dm को क्या लिख सकता हूँ, म्यू आर डी थीटा। अच्छा कमाल की बात है प्यारे बच्चों, छोटा सा पार्ट है, थीटा स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल होता है तो क्या साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो सर ये आ जाएगा 2t डी थीटा बाई 2 बराबर म्यू आर डी थीटा इंटू प्यारे बच्चों v स्क्वायर बाई आर। यहाँ से ये उड़ गया और डी थीटा से डी थीटा भी उड़ गया, तो क्या t इज इक्वल्स टू म्यू, हाँ जी आर से आर मिल गया, उत्तरी की म्यू को 3 तो मेहनत ही टी बाई म्यू, इतनी मेहनत करनी क्या है, फिर डायरेक्ट अंडर टी बाई म्यू हो रहा था। वो अरे वाह, काम होगा कि गाने तुमने पहले लिख दिया था। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ पहचानना सीखो सवालों को। भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, अंडर टी बाई म्यू। आपको ओमेगा के टर्म में आंसर देना है तो ओमेगा के टर्म में आंसर देना, इसको आर ओमेगा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इसको आर ओमेगा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आर ओमेगा आ जाएगा। तो वैसे तो वेलोसिटी आ ही चुकी है कितनी, अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू प्यारे बच्चों। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो इसका मतलब अगर मुझे प्यारे बच्चों टेंशन दी हो, है ना, म्यू दिया हो, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब सोचो मुझे v निकालना तो मेरे लिए और आसान हुआ प्यारे बच्चों, कुछ करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर लगाना है ना। ओमेगा मुझे गिवन है, आर को कैसे लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ से दैट 2πr 2πr is equals to L, R is equals to L अपने 2π। तो खुदा पहाड़ निकली चुनिया, है ना, यानी कि दैट V is equals to ओमेगा into L by 2π। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वो डायरेक्ट कितना। ओके, अब देखते हैं क्या दिया जाए, क्या पूछा जाए। अब ये एक डिफरेंट बात है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं एक और सवाल फटाफट से। यहाँ थोड़ा सा हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अलग अलग फ्रेम के हिसाब से जरा पल्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ए टॉट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन and linear mass density mu, that is 0.25 kg per meter, is used inside a card to generate a wave pulse। ये प्यारे बच्चों एक कार्ड है जिसके अंदर एक पल्स आप क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग एट द लेफ्ट हैंड, यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे, और आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ कार्ड बताओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ड सो दैट द पल्स रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इट शुड बी 0, यानी कि जो ऑब्जर्वर कहाँ पर है प्यारे बच्चों, बाहर, उसको ये पल्स क्या दिखाई दे, स्टेशनरी दिखाई दे। तो सबसे पहला काम तो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो अंडर रूट टी बाई में फॉर्मूला लगाता है ना, ये वेलोसिटी था, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी, ये उसी फ्रेम में होती है। यानी कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है ना, इस ऑब्जर्वर के लिए ही प्यारे बच्चों हम लोग ये पल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये एक्चुअली जो v अंडर रूट टी बाई में, ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ड होता है।
टी पता है, म्यू पता है, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट आ गया है। इसका मतलब हम हमेशा जब भी पल्स की वेलोसिटी लिखते हैं तो प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम लिखते हैं। तो छोटी सी बात है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द कार्ट पूछा है ना। तो मैं जानता हूँ वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या होता है, बीपीसी बीपी माइनस वीसी। जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड मतलब ग्राउंड होता है। तो मुझसे ये वाली टर्म पूछा है, नहीं सर मुझसे ये पूछा है, हाँ ये भी गिवन है, ये कितना है, जीरो। वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस सर, वीसी इज इक्वल्स टू इज वीपीजी, और ये मुझे गिवन है, मैं निकाल चुका हूँ कितना है सर, ये सर ये मैं निकाल चुका हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस शुड बी जीरो। तो क्या वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू जीरो माइनस, हाँ बेटे कितना 20 यानी कि माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो कार्ट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअली 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही होगी, तभी ये पल्स आपको स्टेशनरी दिखाई देगी। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको लग रहा होगा अजीब सा सवाल देगी, मूड ही खराब कर दिया। नहीं बेटे, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको हर जगह एक बात समझ में आएगी कि जब भी आप इससे पहले याद है जी फैक्टिव लिख रहे थे, तो जी फैक्टिव क्यों लिख रहे थे, क्योंकि जो पल्स बन रही है ना यार, अब उस पल्स को कौन देख रहा है, वो ऑब्जर्वर देख रहा है जो लिफ्ट के अंदर है। तो ये ऑब्जर्वर ही बेसिकली अंडर रूट टी बाई म्यू की बात करता है, ग्राउंड वाला अंडर रूट टी बाई म्यू की बात नहीं करता। क्या मेरी बात क्लियर है? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो जिस मीडियम में वेव बन रही है हमेशा वेव वेलोसिटी उस मीडियम के रिस्पेक्ट में ही लिखी जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनर्जी पे। थोड़ा एनर्जी का सेगमेंट ऐसा है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन प्लीज उसके रिजल्ट्स ध्यान रखिए। ये वेव है, अगर आपको वेव टफ लगता है पढ़ने में, लेकिन पेपर में सवाल आसान आता है और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड आता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो बिना डेरिवेशन के आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका एक भी डाउट नहीं आने वाला है। तो प्लीज कंसंट्रेट करें मेरे साथ। ओके, लाओ प्यारे बच्चों लिखते हैं एनर्जी एंड वेव। यार जब एनर्जी का ख्याल आता है तब क्या मेरे मन में काइनेटिक और पोटेंशियल की बात आती है। यस सर, तो काइनेटिक और पोटेंशियल ही एक्चुअली में प्यारे बच्चों एक वेव के पास एनर्जी होती है। अब बात यह कि काइनेटिक कहाँ है और पोटेंशियल कहाँ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो एनर्जी ऑफ वेव है प्यारे बच्चों, इसको मैं काइनेटिक और पोटेंशियल की टर्म में लिखता हूँ। जो ये स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, इस समय कोई पल्स नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही एक पल्स इसके अंदर जनरेट होती है, तो क्या पल्स जनरेट होने से प्यारे बच्चों इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कुछ अप एंड डाउन मूव करने लगते हैं। ये किसकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों, पार्टिकल की वेलोसिटी। और आप अगर देख रहे हैं जो स्ट्रिंग है, क्या वो स्ट्रिंग पहले ऐसे थी? यस सर। अब बेटे स्ट्रिंग के अंदर क्या इतना स्ट्रेच आ गया है, इतना। तो यहां पर जो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ना यार, ये तो है काइनेटिक एनर्जी। और ये जो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच, जैसे स्ट्रिंग में स्ट्रेच आ जाता है तो एनर्जी आ जाती है, ऐसी इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रेच आ रहा है, इस स्ट्रेच के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए किसी वेव के पास दो तरह से काइनेटिक एनर्जी है। पहली काइनेटिक एनर्जी है प्यारे बच्चों ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल, वेव नहीं, पार्टिकल, वेव इधर पार्टिकल इधर, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, एंड द सेकेंड इज ड्यू टू द अमाउंट स्ट्रेच। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो इस सिचुएशन के हिसाब से जो एनर्जी होगी दैट इज द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू द पार्टिकल्स मोशन, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अमाउंट स्ट्रेच। यानी कि जो ये स्ट्रेच हो रहा है इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगी प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी। आशा करता हूं ये बात मेरी थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आई होगी। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अब कोई पार्टिकल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग होगी इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे। तो जो स्ट्रिंग है प्यारे बच्चों, इस स्ट्रिंग का जो छोटा सा सेगमेंट है, इसका मास dm करूंगा। तो dm हुआ, vp क्या हुई, इसकी वेलोसिटी हुई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी छोटे से सेगमेंट की, दैट dk इज हाफ dm इंटू vp का स्क्वायर, dm इंटू vp का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों vp क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, dy by dt, ये del y by del t, तो del y by del t का होल स्क्वायर। सो दिस dk इज हाफ, dm को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, म्यू इंटू dx। यस सर, मैं जानता हूँ म्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, सर म्यू होता है dm by m by l। तो यहाँ से जो dm होगा इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे, म्यू इंटू dx। तो मेरे पास जो छोटे से dx लेंथ की, कितने लेंथ की, dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी dk हाफ म्यू dx इंटू del y by del t का होल स्क्वायर आ जाता है।
ठीक है, ये लिखना है काम है, बाकी कहीं काम नहीं आने वाला। सिंगल फॉर्मूला कराऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, अपना काम हो जाएगा, डाउट नहीं आएगा, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो प्यारे बच्चों, एनर्जी दो तरह की, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक किसके, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण, पोटेंशियल किसकी वजह से, स्ट्रेच की वजह से। तभी स्ट्रिंग कैसी ली जाती है सर, एक्सटेंसिबल। मैंने बताया था ना स्ट्रिंग कैसी होती है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है प्यारे बच्चों। अब एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करेगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि तभी तो झटका लगेगा और पार्टिकल के पास आगे के आगे 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 एनर्जी फ्लो करेगी। चलो प्यारे बच्चों, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द स्ट्रेच, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। अब एक बात समझो प्यारे बच्चों, जब रस्सी सीधी थी तो इसका ये वाला पार्ट सोचो इतना था। अब बताओ, क्या स्ट्रिंग के अंदर वेव जनरेट हो रही है तो स्ट्रेच हो गई, तो स्ट्रेच होकर के यार ये वाला पार्ट तो यहां आया, रस्सी की लंबाई तो इतनी थी, अब जब वेव बनी तो ये पार्ट स्ट्रेच होके सोचो इतना हो गया था, इतना हो गया इतना, वही लंबाई है। अरे उतनी लंबाई को स्ट्रेच कर दिया है। तो प्यारे बच्चों सोचो, ये dx जो लेंथ थी, क्या अब इसमें इतना एक्सटेंशन, मतलब इसकी अब नई लेंथ इतनी है, तो स्ट्रेच क्या हुआ सर, दिस माइनस दिस। तो ये जो dl माइनस dx है, ये प्यारे बच्चों स्ट्रेच है। टेंशन आप जानते हैं रस्सी के अंदर जनरेट हो रही होगी, तो क्या एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क, सीधे सीधे शब्दों में टेंशन का, तो T इंटू dl माइनस dx क्या है प्यारे बच्चों, ये वो स्ट्रेच के कारण जो वर्क है, उस वर्क के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी है किसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर। क्या क्लियर है? तो बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के कारण, पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच के कारण। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। तो ये dx लेंथ का dl हुआ, dl से dl माइनस dx प्यारे बच्चों स्ट्रेच हुआ। अब बात करते हैं छोटे से पार्ट की। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक बड़ा गंदा सा डेरिवेशन है, जरूरत ही नहीं है करने की, बस इतना ध्यान रखना है, जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो बड़ा कमाल का रिजल्ट आता है। क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना dx लेंथ की, यानी कि dk बाई dx, और पोटेंशियल एनर्जी भी इस पार्ट की, ये प्यारे बच्चों आपस में बराबर आती है। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कि सर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती हैं सिंगल वेव में, कैसी वेव में, सिंगल वेव में बराबर होती हैं। वाह जी वाह, बड़ा जोरदार रिजल्ट है। इसका मतलब काइनेटिक जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम। ऐसा कैसे हो सकता है, आओ जरा चेक करके देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्या इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी? क्यों होगी सर? आपने बताया था क्योंकि इस पॉइंट पर क्या बेटे स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो तो वीपी जीरो, वीपी जीरो तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्लियर है? अब जरा इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करते हैं। प्यारे बच्चों यहां से समझते हैं, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो सोचो ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट इतना ही है, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है। जब इसमें कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब स्ट्रिंग के इस वाले पार्ट पर अगर काइनेटिक जीरो है तो बेटे इस वाले पार्ट पर पोटेंशियल भी क्या है, जीरो। इसका मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एक सिंगल वेव में हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। अगर काइनेटिक जीरो होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगी, जीरो, और अगर काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगी, मैक्सिमम। सर ये बात जरा थोड़ा सा और अच्छे से समझा। आइए प्यारे बच्चों इसको और अच्छे से समझते हैं कि जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों होगी। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, जो वेव मैं बना रहा हूं इस तरह से मैंने वेव को देखा। तो मैंने इस वाले सेगमेंट पे चर्चा की, यहां वाले पार्ट पर ध्यान देना। जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो जरा बताओ क्या इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी? यस सर, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो सर इस पॉइंट पर हाँ बेटे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। दूसरा प्यारे बच्चों, अगर आप इस लेंथ को देखें तो इसमें जो स्ट्रेच है, इसमें जो ये स्ट्रेच है, ये देखो ये स्ट्रेच इस समय मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर स्लोप क्या है, मैक्सिमम। और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो सोचो इस लेंथ और इस लेंथ में ये वाली लेंथ ज्यादा है किसी भी और भाग के मुकाबले। यहां देखो, क्या यहाँ स्ट्रेच जीरो, क्या यहाँ वेलोसिटी जीरो, इसलिए यहाँ काइनेटिक जीरो, यहाँ पोटेंशियल जीरो, यहाँ पर काइनेटिक
सर मैक्सिमम, यहां पर पोटेंशियल भी मैक्सिमम। क्लियर है? तो इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे क्या कि सर डी के इज इक्वल्स टू डी यू किसी भी पार्ट के लिए। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कनेक्ट हो रहा होगा। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक पार्टिकल की मोशन के कारण, पोटेंशियल स्ट्रेच के कारण। काइनेटिक पोटेंशियल क्या आती है बराबर, अगर काइनेटिक जीरो होगी तो पोटेंशियल भी जीरो होगी, काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम। इसलिए याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल अक्सर पूछा जा सकता है कि किसी सिंगल वेव में जो आगे की तरफ चली जा रही हो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में क्या कमेंट करेंगे सर। इस पॉइंट पर काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक मैक्सिमम है तो क्या पोटेंशियल भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सर इसका मतलब यहां अब मुझे टोटल एनर्जी लिखनी है। क्या लिखना है किसी पॉइंट पर प्यारे बच्चों? टोटल एनर्जी। तो दैट टोटल एनर्जी इज व्हाट, that total energy is the sum of kinetic plus potential. Okay, d से घबराना नहीं, d मतलब स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। So that total energy is what, that is the kinetic plus potential dk plus du. Is that clear? छोटे से dx पार्ट की बात करें तो पर यूनिट लेंथ पर de by dx, इसको लिख सकता हूँ dk by dx और du by dx, क्योंकि छोटे से लेंथ पर अगर मुझे पता है, सोचो तो मैं किसी भी लेंथ पर मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो बेटे जब दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2dk by dx। यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दो तो क्या आ जाए, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का डबल कर दोगे तो भी मेरे पास प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्या आशा करता हूं समझ में आया। तो पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बराबर होता है। दूसरा, जब भी टोटल एनर्जी आपको निकालनी होगी, सो दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज आइदर 2dk by dx और 2d by dx। क्लियर है? अब यार बच्चों इसकी वैल्यू लिख देता हूं। इसकी वैल्यू लिख देंगे तो मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा और उस फार्मूले के हम 3-4 स्पेशल केस निकालेंगे। वहीं से हम लोग प्यारे बच्चों पावर पढ़ेंगे, वहीं से हम लोग इंटेंसिटी पढ़ेंगे। और इंटेंसिटी समझ रहे हो, वही I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर वाला जो कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, वो अब यहीं से क्रिएट होने वाला होगा। क्या क्लियर है? तो एक सिंगल वेव जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है, इसकी एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल का सम होती है, काइनेटिक पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होता है, पोटेंशियल स्ट्रेच की वजह से होता है, और दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये जीरो तो ये जीरो, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम। ओके, और जो टोटल एनर्जी है प्यारे बच्चों, दैट टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस और ट्वाइस ऑफ दिस। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर अगर आप ये कह रहे हो यार ये भी जीरो हो गई, ये भी जीरो होगी तो एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर अरे भाई खत्म ही तो होगी। जब पल्स आगे बढ़ गई तो पीछे सन्नाटा रह गया ना। यस, तो पल्स अगर आगे चलेगी तो पीछे एनर्जी में, तो इसलिए एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती प्यारे बच्चों। एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एनर्जी का फ्लो है। अभी यहाँ है फिर यहाँ नहीं है। हाँ, अगर एक कंटिन्यूस सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही हो तो फिर हर पार्ट पर एनर्जी रहेगी। लेकिन जरा सोचो, अगर एक पल्स ऐसे गई तो यहाँ पीछे क्या रहेगा, सन्नाटा। तो यहाँ जीरो, के भी जीरो, पी भी जीरो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू दिस वन। ओके, तो प्यारे बच्चों आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के एप्लीकेशन देखेंगे और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं फटाफट से पावर का और फिर लिखेंगे इंटेंसिटी। तो मैं जानता हूं अभी भी टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी सर, काइनेटिक पोटेंशियल बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ dk by dx और 2 टाइम्स ऑफ du by dx। और प्यारे बच्चों यहां से इसका मतलब जो d by dx यानी कि एनर्जी किसी dx पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट लेंथ, नॉट एनर्जी। दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, दैट इज व्हाट, दैट इज 2dk by dx। अब ध्यान दो बेटे किसी साइनोसॉइडल वेव के लिए, साइनोसॉइडल वेव होती है y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, सभी जानते हैं। ओमेगा टी माइनस kx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से जब dk by dx लिखना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे चाहिए dk by dx। तो dk by dx क्या था, पीछे याद करो, हाफ म्यू जी vp का स्क्वायर यानी कि डेल y by डेल t का होल स्क्वायर। तो बेटे इस वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy by dt चाहिए, और इसकी वैल्यू उठा करके इसकी वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके यहाँ रख देंगे तो ये एक्चुअली में एक्सप्रेशन आ जाता है। कोई जरूरत नहीं है टाइम खराब करने की, सीधे सीधे एक्सप्रेशन आ जाता है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, होने देना, कोई बात नहीं, सब याद हो जाएगा। ऐसा याद रखूंगा, टेंशन मत लेना। तो तुम तो सोचो आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसका कर दिया डबल, डबल करते ही यस ये आ गई आपके पास टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्या क्लियर है? 2 से 2 छम्मा छम्मा। तो बेटे एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज व्हाट, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। प्यारे बच्चों ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है क्योंकि किसी टाइम टी की टर्म में आ रही है।
किसकी वैल्यू? दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ओके, अब मुझे निकालने हैं प्यारे बच्चों पावर। व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट पावर। अब पावर क्या है यार? पावर होता है dw by dt, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को क्या लिख सकता हूँ? dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों dw को de लिख सकता हूँ, dw क्या लिख सकता हूँ? d, और dx by dt को क्या लिख सकता हूँ? क्या dx by dt को v लिख सकता हूँ, तो de by dx into v आ गया। यानी कि ये तो आपके पास है de by dx, यहाँ से इसको किससे साकिनाका करा दो? इसका v से करा दो साकिनाका। जैसे इसका v से साकिनाका आ जाएगा, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा एवरेज पावर, सॉरी। सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर कम्स आउट टू बी प्यारे बच्चों म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा टी माइनस dx। दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला आपके पास प्यारे बच्चों ये। अब मैंने आपको पढ़ाया था क्या सर? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो बेटे जो एवरेज पावर होगी क्या होगी? एवरेज पावर। इसमें बहुत सवाल आते हैं, ध्यान रखना। दैट एवरेज पावर इज, यस, इसकी वैल्यू हाफ रख दो बेटे। यस सर, म्यू इनटू प्यारे बच्चों वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू 1/2। क्लियर है? सो दैट एवरेज पावर इज बेसिकली that average power for one cycle that is mu v omega square a square by 2। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई f? तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया सर? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। बोर हो रहे हो क्या? खबरदार, अगर बोर हो गए तो रिजल्ट आने वाला नहीं बहुत बढ़िया। ये वही चीज है जिन्हें छोड़ के आप लोग आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखना जिन पे कंसंट्रेशन कर ले दिक्कत नहीं आएगी। म्यू वी ओमेगा स्क्वायर में लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओके, फिर ए स्क्वायर इनटू 1/2, इससे ये उड़ गया तो क्या मेरे पास आ गया 2 ए स्क्वायर एफ स्क्वायर और पाई स्क्वायर और प्यारे बच्चों म्यू इनटू वी। ये वो फॉर्मूला है भैया जिसके में आरती उतारनी है, आरता उतारना है, यानी कि दैट एवरेज पावर इज what sir? This is 2 pi square a square f square v। चार टर्म है, a for amplitude, f for प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी म्यू और v। याद करने का तरीका, ऑल फ्रेंड्स गो टू मूवी। ओके, सो इसको ऐसे याद रखें, ऑल स्टैंड्स फॉर ए। हाँ जी, एफ से आप समझते हैं, जवान बच्चे हो, एफ। हाँ जी, ये म्यू और ये मेरे पास आ गया वी, तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। प्यारे बच्चे ये मेरे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा। ओके, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, ये रस्सी आपको दिख रही है, यस सर। इसका प्यारे बच्चों म्यू आपको पता होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस होता है। अगर डेंसिटी रो होगी तो क्या प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था, रो इज इक्वल्स टू एन बाई वी, यानी कि एन बाई एल इनटू एस। और ये क्या आ गया म्यू बाई एस। तो यहाँ से क्या म्यू इज इक्वल्स टू रो इनटू एस। तो यहाँ से जो एवरेज पावर है प्यारे बच्चों, दिस एवरेज पावर कम्स आउट टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी इनटू रो इनटू एस। और बेटे पावर पर यूनिट एरिया, शायद इसी को तो आप इंटेंसिटी बोलते हैं। सो दिस इंटेंसिटी इज 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। हाँ भाई, ये आ गया क्या? ये आ गया प्यारे बच्चों 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी आ गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने के मायने इतने से हुए, हाँ जी, कि अब मेरे पास जो इंटेंसिटी है प्यारे बच्चों, इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। हाँ जी, 2 पाई स्क्वायर। ऑल फ्रेंड्स रोपड़ वाले या रोने वाले है ना, ऑल फ्रेंड्स रोने वाले। क्या क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे पास रो जी वाले, ऑल ए और एफ, ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया है? ये मेरे पास आई का फॉर्मूला आ गया है। और आप लोगों ने खूब पढ़ा है क्या, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बट इट इज वैलिड ओनली व्हेन रो वी एंड एफ आर कांस्टेंट। हमेशा नहीं,
ये तभी होगा जबकि ये फ्रीक्वेंसी v और रो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तभी प्यारे बच्चों I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, एम्पलीट्यूड्स आर different, तो I is proportional to a square and f square. That means keeping other terms constant. क्या क्लियर है? तो इस सिचुएशन में सर I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर F1 स्क्वायर अपॉन F2 का स्क्वायर। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। तो ये जो आप पढ़ते थे I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों केवल तब वैलिड है, ये तब वैलिड है जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इस सिचुएशन में I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर F स्क्वायर भी आएगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ शानदार, देखो कितना बढ़िया से समझ में आने वाला है। हाँ प्यारे बच्चों, ये रही मेरे पास एक वेव, ये रही, और दूसरी वेव चुन्नू मुन्नू की, ये रही प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन में रो वी को क्या कह रहा है, सेम, और प्यारे बच्चों ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसे कहें वेव 1 और इसको कहें वेव 2। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटीज। ओके, तो चूंकि यहाँ पर भी अच्छा कमाल की बात देखो, जितनी साइकिल इसकी उतनी साइकिल इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई, दोनों की सेम आ गई। तो क्या I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो क्या I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। A1 कितना है बेटे, 2 का स्क्वायर, और A2 कितना है, 5 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है, 4/25। क्लियर है? ये तो आसान था, बढ़िया वाला सवाल देखो। हाँ जी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यार बच्चों इस बार आपको ये पर्सन देंगे। हाँ, कहाँ तक मुंह मार रहा है साहब, 5 सेंटीमीटर तक, और चुन्नू मुन्नू कहाँ हो। हाँ, ये रही आपकी वेव 2 जो मुंह मार रही है 2 सेंटीमीटर। दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द फर्स्ट। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है रो और वी क्या है, कांस्टेंट। तो आपसे कह रहा है रेशियो कैलकुलेट करो, किसकी, I1 और I2 के रेशियो कैलकुलेट कीजिए। ओके, I2 का रेशियो पूछ रहा है आपसे, I1 I2 के रेशियो में सबसे पहले बात, यस एम्पलीट्यूड ऑफ 1, सर एम्पलीट्यूड ऑफ 1 इज 2 सेंटीमीटर। बेटे एम्पलीट्यूड ऑफ 2, सर एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी की। तो ध्यान से देखो, इसकी जो एक साइकिल है वो ये है, सारा इसकी साइकिल ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एक साइकिल में इसकी 2 साइकिल है। हाँ, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, यानी कि सर ओमेगा ऑफ 1 और ओमेगा ऑफ 2, अगर ओमेगा ऑफ 2 ओमेगा हो तो ओमेगा ऑफ 1 कितना है बेटे, 2 ओमेगा। इसको एफ भी कह सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। वाओ, बाकी तो सब कांस्टेंट। तो क्या I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर F स्क्वायर, यस सर। I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर F1 स्क्वायर अपॉन F2 का स्क्वायर। A1 कितना है सर, दैट A1 इज इक्वल्स टू सर 2 का स्क्वायर। A2 कितना है बेटे, सर दिस इज 5 का स्क्वायर। F1 कितना है सर, दिस इज 2F का होल स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। याद है बच्चों? हाँ जी, 4, ये आ गया 4F का स्क्वायर, और ये 25 इंटू F का स्क्वायर, 6 यार बच्चों 16/25 आ गया है। तो यहाँ से जो I1 I2 के जो रेशियो है यार बच्चों 16:25 आ गया है। क्लियर है? तो भाई I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर केवल तब लगता है जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर F स्क्वायर लगाना होगा। क्या क्लियर है? आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में क्या करना है ध्यान दो, है ना। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों मेरे पास वेव के 3 लेक्चर है, मैं आपसे पहले बता रहा था 2, ये दूसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर में वेव इन स्ट्रिंग कवर किया है प्यारे बच्चों, और अब जो अगला लेक्चर हम लोग करेंगे उसके अंदर हम लोग बेसिकली इस इंटरफेरेंस को जो कि साउंड में कॉमन आता है उसको कवर करेंगे, और प्यारे बच्चों साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट कवर करेंगे। तो अगला जो तीसरा लेक्चर वेव का आखिरी लेक्चर है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को देखना है, मैं आपको बता दूं। फिलहाल इसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा करके आज इसको यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। तो ये प्यारे बच्चों एक वेव ऐसे गई, एक वेव ऐसे गई। अब तक सिंगल वेव के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया। सिंगल वेव, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, वेव की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा, ब्ला ब्ला ब्ला, इवन एनर्जी भी, काइनेटिक, पोटेंशियल। अब 2 वेव का जरा सोचो, साकिना का
होगा तो क्या होगा, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, एक सिंगल वेव ऐसे है, ये इसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y1, इसका कितना है y2। तो जब ये दोनों इस जगह पर पहुंचते हैं तो इस जगह पर पहुंचने पर ये जो वेव है ना, ये क्या करते हैं, ऐसे डिफॉर्म होकर के एक नई पल्स इस तरह की बन जाती है, और जो नया जो रिजल्टेंट है इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 हो जाता है, क्लियर है। और ये प्यारे बच्चों वेक्टर सम है, तो y net इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, क्लियर है। ये कहलाता है पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट। सर कोई नई बात बताओ, ये तो हमें पता है, और मैं आपको उसमें इतनी बढ़िया एक बारीकी वाली बात बताने वाला हूँ कि आप देखना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना उससे कनेक्टेड होने वाला है। बस ध्यान से सुनना, पेशेंस रखना। तो प्यारे बच्चों ठीक है, समझ में आया। अब इसमें जो अगला सवाल बनता है वो ये बनता है, क्या दोबारा से वेव वापस आ गई? यस, यानी कि इसका मतलब यहां डिफॉर्म हुई, लेकिन डिफॉर्म के बाद थोड़ी देर बाद फिर क्या हो गई, ये अपने रास्ते पर, ये अपने रास्ते पर, ये फिर कितना हुआ y2, और ये कितना हुआ प्यारे बच्चों y1। इसका मतलब इंटरफेरेंस के दौरान पल्स चेंज होती है, लेकिन इंटरफेरेंस के बाद दोनों पल्स दोबारा से अपने शेप को कंप्लीटली क्या करते हैं, रिफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि क्या पल्स की शेप में कोई चेंज आती है, नहीं, उसके बाद पल्स की शेप में कोई चेंज नहीं आती। The pulse acquire its original shapes after this superposition, क्लियर है। फिर बच्चों व्हाट वुड हैपन अगर ये दोनों उल्टी आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। अब सोचो, अगर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये वाला पार्टिकल ऊपर नाचेगा और ये वाला पार्टिकल नीचे नाचेगा। तो बताओ, ये y1, ये y2, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो जो नेट होगा क्या, y2 माइनस y1 होगा। यस सर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के डिफरेंस को ये कुछ इस तरह से प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1, जो आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा सर, फिर इसके बाद ये इधर चली जाएगी और ये वाली प्यारे बच्चों इधर चली जाएगी, क्लियर है। तो इसका मतलब y net इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। जरा सोचो, अगर y1 y2 बराबर हो गए सर, स्ट्रिंग बिकम्स स्ट्रेट। सवाल ये नहीं था। अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई तो उसकी एनर्जी पे कमेंट करो। किस पे कमेंट करो? एनर्जी। सर आपने बनाया था स्ट्रिंग स्ट्रेट, नो स्ट्रेच और नो स्ट्रेच, इसका मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल जीरो तो सर इसका मतलब काइनेटिक भी जीरो। तो क्या इस समय इसकी एनर्जी खत्म हो गई? अरे अगर एनर्जी खत्म होती तो सोचो थोड़ी देर बाद फिर ये रस्सी, यार भाई ये वापस कैसे आई? वापस आएगी ना बाद में रिफॉर्म होगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी वैनिश तो नहीं हुई ना। लेकिन यार लग तो ये रहा है सर, नो स्ट्रेच नो पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी प्यारे बच्चों, जीरो होगी। भी तो पढ़ा था एक्चुअल में दैट फॉर्मूला जो हमने एनर्जी का पढ़ा वो सिंगल वेव के लिए पढ़ा था। यहाँ पर प्यारे बच्चों दो वेव है। यहाँ हमें उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना होगा कि एक्चुअल में इस स्ट्रिंग के स्ट्रेट होने के प्यारे बच्चों एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ पर एनर्जी है या नहीं है, या है तो कौन सी एनर्जी है, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी तो है। अगर इस स्ट्रिंग के पास एनर्जी ना होती तो ये दोनों फिर वापस यहाँ वापस कैसे प्रकट हो जाती, क्योंकि वापस ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ हुआ तो है। आओ जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका थोड़ा सा अब हम लोग एक एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में इसको जरा डिटेल सोचोगे तो देखो, ये इधर आई और ये इधर आई। जब ये इधर आई तो आप सभी ने पढ़ रखा है यार, आपको अच्छे से पता है। थोड़ा सा आगे देख दो तो ये वाले पार्टिकल एक्चुअल में नीचे मूव आ रहे हैं और ये वाले पार्टिकल सभी ऊपर जा रहे हैं। और बेटे ये जब वेव इधर जाएगी तो क्या ये इसकी नई शेप होगी? यस सर। तो ये भी नीचे जा रहे हैं और ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जिस समय स्ट्रिंग स्ट्रेट हुई होगी तो इस समय पे क्या हुआ होगा सर? ये वाला नीचे 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 ऊपर ऊपर ऊपर, और सर ये वाले सर ये भी नीचे नीचे नीचे, और सर ये वाले ऊपर ऊपर ऊपर। यस। तो जरा बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या ऐड हो गई है? तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। कैसा? स्ट्रेट, ऐसा 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 ऐसा। यानी कि यहाँ पार्टिकल के पास सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। और प्यारे बच्चों y net का जीरो होने का मतलब v net का जीरो होना नहीं होगा, है ना।
क्योंकि वाई नेट होता है y1 प्लस y2 और v नेट होता है प्यारे बच्चों v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो देख रहे हैं आप लोग काइनेमेटिक्स में कितना प्यारा सवाल है। सोचो y 0 था तो v 0 आना चाहिए था, यहाँ पे y क्या आ रहा था सर, यहाँ पे y कितना था 0, लेकिन बताओ क्या v नेट 0 है क्या, नो सर, यहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कुछ ऐसे मैच नहीं हो, तो इसका मतलब इस समय एनर्जी काइनेटिक है। हाँ ये अलग बात है, स्ट्रेच ना होने के कारण इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और प्यारे बच्चों अगर रस्सी सीधी हो रही है दो वेव्स में, किसमें, दो वेव्स में, तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई एनर्जी है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समय की बाध्यता है, आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे प्यारे बच्चों उसको और एलेबोरेट करेंगे। आपसे पूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज तीसरा लेक्चर जरूर देखें ताकि आपके पूरा का पूरा वेव, पूरी झांकी आपको समझ में आए, आपको लगे कि आपके टीचर ने वाकई में आपके साथ कितनी मेहनत की है। ठीक है, आपके सुझाव हमेशा चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोशन एजुकेशन के साथ हमेशा बने रहिए। मैं आपका अमित वर्मा, एवी सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं।